बिहार में इमाम के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में एकमात्र इमाम के विधायक अख्तरुल इमान साहब को जान से मारने की धमकी मिली है और वहीं दूसरी तरफ इमाम के सिवान में जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल साहब को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। असदुद्दीन साहब आग बबूला होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बिहार सरकार और बिहार की पुलिस को लताड़ लगाते हैं। जैसे ही दोनों अपराधी पकड़े गए जिन्होंने इमाम नेता की हत्या की है, बिहार पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, कौन है आरिफ जमाल के हत्यारे, पूरी खबर विस्तार के साथ समझेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बिहार में इमाम नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। आरिफ जमाल सिवान के एक बड़े नेता हैं जो इमाम पार्टी के जिला अध्यक्ष और सिवान के प्रेसिडेंट हैं। इनकी हत्या से, आरिफ जमाल की हत्या से बिहार की राजनीति पूरी तरीके से हिल गई है। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की महागठबंधन वाली सरकार पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी ने तो इमाम नेता की हत्या के बाद बिहार को जंगल राज घोषित कर दिया है। 23 दिसंबर 2023 को बिहार के सिवान जिले में आरिफ जमाल साहब, जो कि इमाम के नेता हैं, सिवान के प्रेसिडेंट हैं, वो अपने फास्ट फूड की दुकान पर मौजूद थे। तभी 3 बाइक सवार आए और अंधाधुंध इमाम नेता आरिफ जमाल साहब पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और मौके से ही भाग गए। पासी के लोगों ने आरिफ जमाल साहब को पासी के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, सदर हॉस्पिटल में, लेकिन इलाज सही ना होने की वजह से, सही सरकारी हॉस्पिटल ना होने की वजह से आरिफ जमाल साहब की मौत हो जाती है। बिहार में हुए इमाम नेता की मौत से असदुद्दीन साहब भड़क गए और ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन की सरकार और बिहार पुलिस को लताड़ लगाई और कुछ मामले को उजागर करते हुए ओवैसी साहब ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी मुसलमानों पर जुल्म खत्म होने का नाम ही नहीं रहा। बिहार में इसी साल समस्तीपुर गांव में एक पूरा मुस्लिम परिवार रहता था और उस मुस्लिम परिवार को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उस मुस्लिम परिवार के घर को उन्हीं के सामने जला दिया गया और उस मुस्लिम परिवार की शिकायत को बिहार पुलिस दर्ज तक नहीं कर पाती है। उसी बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बावजूद भी 26 जुलाई 2023 को बिहार के नालंदा में पावर सप्लाई को लेकर एक आंदोलन चल रहा था, जिसमें बिहार पुलिस ने सीधे 2 मुसलमानों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिनका नाम खुर्शीद आलम और सोनू शाह बताया गया। उसी बिहार में 30 जून 2023 को बिहार में एक मुस्लिम की लिंचिंग कर दी जाती है गौ तस्करी के शक में। बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी एक मुसलमान का लिंचिंग हो जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। और बिहार में सिर्फ मुसलमान ही नहीं मर रहे हैं, बल्कि महागठबंधन की सरकार, जेडीयू के सीएम होने के बावजूद भी बिहार में 26 अगस्त 2023 को एक जेडीयू नेता कैलाश महतो को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और सवाल यह खड़े होता है कि बिहार की पुलिस क्या कर रही है। जब ओवैसी साहब ने ये बड़े बड़े कारनामे सुनाए और बिहार पुलिस और बिहार सरकार की पोल खोलकर रख दी, तो बिहार पुलिस हरकत में आई और 24 घंटे के अंदर अंदर इमाम नेता की हत्या करने वाले 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद बिहार पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बिहार पुलिस ने कहा है कि इमाम नेता की जो हत्या हुई है, उस हत्या में सीमांचल जेल के अंदर कैद एक व्यक्ति है जिसका नाम ऋषु पांडे है। उसने जेल के अंदर से ही इमाम नेता की हत्या करवाती है। यानी ऋषु पांडे जो सिवान के जेल के अंदर बंद है, उस ऋषु पांडे के कहने पर 3 व्यक्ति ने इमाम नेता आरिफ जमाल साहब को मौत के घाट उतार दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि इमाम नेता आरिफ जमाल साहब एक भले व्यक्ति थे, लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते थे, एनजीओ चलाते थे। इनका क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और इनका किसी भी बाहुबली से कोई लेना देना ही नहीं था। तो बिहार पुलिस का यह कहना कि ऋषु पांडे ने इमाम नेता की हत्या करवा दी और केस को ऐसे दिखा देना, यह अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया में लोग इमाम नेता की हत्या पर, बिहार पुलिस पर और महागठबंधन सरकार पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग ये भी लिख रहे हैं कि बिहार में सीमांचल के बाद सिवान दूसरा बड़ा
एक जिला था जिसमें एमआईएम का जनाधार काफी तेजी से बढ़ रहा था और एमआईएम की बढ़ते जनाधार के पीछे ज्यादा हाथ आरिफ जमाल साहब का था। एमआईएम के बढ़ते जनाधार को देखकर सिवान में विपक्षी पार्टियां हिल गई और आरिफ जमाल साहब की हत्या करा दी गई ताकि सिवान में सीमांचल जैसा एमआईएम का जनसैलाब न उभर जाए। यानी आरिफ जमाल साहब की मौत एक राजनीति है, राजनेताओं ने कराई है, किसी नेता को उसमें हाथ हो सकता है। यह बात खुद सोशल मीडिया के लोग चला रहे हैं और इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले एमआईएम को सीमांचल में कमजोर करने के लिए एमआईएम के 4 विधायक को आरजेडी ने एमआईएम से तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया ताकि सीमांचल में एमआईएम कमजोर हो जाए। और आज सिवान में जब आरिफ जमाल साहब की वजह से एमआईएम काफी विस्तार से जनाधार पकड़ रहा था, फैल रहा था, उसी वक्त आरिफ जमाल को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो क्या यह महागठबंधन और बिहार पुलिस पर बड़े सवाल खड़े नहीं करता है? इससे पहले भी एमआईएम नेता, एमआईएम के एकमात्र विधायक अख्तरुल इमान साहब को भी सोशल मीडिया में जान से मारने की धमकी मिली थी और इस धमकी का आरिफ जमाल साहब की हत्या में बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो कनेक्शन कैसे है? अख्तरुल इमान साहब को सोशल मीडिया में एक यादव समाज से एक व्यक्ति ने अख्तरुल इमान साहब को आईएसआई और आतंकवादी से तुलना कर दी और अख्तरुल इमान साहब को जान से मारने की धमकी दी। उस व्यक्ति का नाम भी, वो भी यादव समाज से आता है। उस व्यक्ति का नाम अमर यादव, माफ करना, अमर यादव। अमर यादव नामक एक व्यक्ति ने अख्तरुल इमान साहब को जान से मारने की धमकी दी और अब तक बिहार सरकार ने अमर यादव के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि अमर यादव यादव समाज से हैं और इस वक्त जिसकी सरकार है तेजस्वी यादव, वो भी यादव समाज से है। और सबसे हैरानगी वाली बात है कि पुलिस ने जिन 2 व्यक्ति को पकड़ा है एमआईएम नेता के हत्याकांड में, उसमें से एक व्यक्ति का नाम रोहित यादव है और एक व्यक्ति का नाम राजन मिश्रा है। यहां पर भी यादव है और वहां पर भी यादव है। एमआईएम नेता को धमकी देने वाला भी यादव है और एमआईएम नेता की हत्या करने वाला भी यादव समाज से है। और इस देश और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तेजस्वी यादव हैं। तो क्या वाकई में मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? सवाल यह खड़े होता है, मैं खुद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से यह सवाल खड़े करता हूं कि बिहार पुलिस को यह समझना चाहिए कि अगर उनकी नजर में सिवान जेल के अंदर बैठे एक व्यक्ति जिसका नाम ऋषि पांडे बताया जा रहा है, अगर ऋषि पांडे के कहने से एक यादव समाज के व्यक्ति ने एमआईएम नेता को मौत के घाट उतार दिया, तो ऋषि पांडे को हत्या करने के लिए किसने पैसे दिए? किसने ऋषि पांडे को कहा कि तुम एमआईएम नेता की हत्या करवा दो? क्या बिहार पुलिस को सिवान के विपक्षी नेताओं को थाने नहीं लाना चाहिए, उनसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सिवान में बीजेपी और महागठबंधन काफी मजबूत है, उनका मुकाबला काफी मजबूत है। हो सकता है कि सिवान में एमआईएम के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल साहब की मौत के पीछे, उनकी हत्या के पीछे सिवान के जो कांग्रेस के नेता है उनका हाथ हो सकता है, या फिर सिवान के आरजेडीयू के जो नेता है उनका हाथ हो सकता है, या फिर बीजेपी के जो नेता है सिवान में उनका हाथ हो सकता है, या फिर जेडीयू के नेता का हाथ हो सकता है, किसी का भी हाथ हो सकता है। तो इस मामले को पुलिस को जिस गंभीरता से काम करनी चाहिए उस गंभीरता से बिहार पुलिस काम करती हुई नहीं दिख रही है। वरना वो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को, जो सिवान में उनके नेता हैं, जो सक्रिय हैं, उनको थाने में बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्या इन लोगों ने तो आरिफ जमाल साहब की हत्या नहीं करवा दी? क्योंकि सिवान में एमआईएम का जनाधार बढ़ रहा था, जिससे तमाम की तमाम पार्टियां घबराई हुई थी। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो लोग एमआईएम के चाहने वाले हैं और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हिंदू है, मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, आप जरूर अपनी बात कमेंट पर बताइए कि आपको क्या लगता है कि आरिफ जमाल साहब की हत्या के पीछे किसका हाथ है? क्या महागठबंधन सरकार को पता था यह होने वाला है? मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करने के लिए यह हत्या करवाई गई है, या फिर इस हत्या के पीछे कुछ और ही मामला है? अपनी बात कमेंट पर जरूर दीजिए। इस वीडियो को बिहार के लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए और पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और अपनी बातों को दड़ कमेंट पर रखिए कि आपकी नजर में आरिफ जमाल साहब की हत्या का दोषी कौन है? महागठबंधन की सरकार, बीजेपी
या फिर कोई और, अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलाम तिरहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन